Assalamu alaikum, my dear students. Let me welcome you to another exciting session. That how can we resolve those conflicts which we see every day? And don't tell me please कि आपके यहाँ, आपके ऑफिस में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी फैमिली में कभी कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होता. मैंने आपसे शेयर किया था कि कन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल. यही फिर हम लर्न कर रहे थे कि सिंस देयर विल बी कन्फ्लिक्ट्स एंड स्पेशली व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ फंक्शनल कन्फ्लिक्ट, इसलिए कि डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट तो वो कि जब फिर बिल्कुल रास्ते जुदा हो गए, एक दोनों पार्टीज ने आपस में मुंह मोड़ लिए, निगोशिएशन की कोई गुंजाइश ही नहीं. बैठना, रिमेंबर दैट वर्ड, बैठना. How far you can go to negotiate? Better alternative to a negotiated agreement. बैठना. तो हमेशा आप अपने बैठना पर फोकस कीजिए. मैं कहां तक पुश हो सकता हूं, मैं कहां तक उसको पुल कर सकता हूं, यही बैठना है ना. Maybe at home, maybe in the market when you're dealing and negotiating a sale to be closed, a service to be provided, a consulting assignment to be awarded, you name it. अच्छा, फिर हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. यानी इस मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में हमारा फोकस इंटरपर्सनल है. लेकिन देखिए, क्या इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते? जब आप अपने नफ्स से, अपने ज़मीर से, अपने आप से फाइट कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट दे रहे होते हैं, आपके वर्ड्स और डीड में कॉन्फ्लिक्ट होता है. एंड समटाइम पीपल कैन ऑब्जर्व दैट व्हाट इज बीइंग सेड इज नॉट रियली व्हाट यू मीन. लेकिन बहरहाल वो भी हमारा फोकस नहीं है इस वक्त. अगरचे ये स्ट्रेटजीज जो हमने लर्न की, ये सब वहां भी अप्लाई होती हैं, लेकिन हमारा फोकस इस वक्त इंटरपर्सनल है. इंटर डिपार्टमेंटल भी नहीं है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल भी नहीं है. ऑल्दो अप्रोच, स्ट्रेटजीज, बैठना, principles would be same. And then speaking of different cultures, when you speak of different cultures, you will see that even there you can use the same strategies. तो ये concepts के sources of conflict क्या हैं, आपकी अपनी personal preferences क्या हैं, situation की considerations क्या हैं, कल्चर की वेरिएशंस क्या हैं, इनको सामने रखते हुए फिर आप क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और वो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन भी फिर क्या सिंध में है या पंजाब में है. कंपनीज वर्किंग इन कराची एंड कंपनीज वर्किंग इन लाहौर एंड मे बी इन फैसलाबाद. ऑल्दो वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल वर्ल्ड, बट स्टिल the working style, the working preferences, the working environment is different. Karachi and the Karachi-based organizations, a bit more fast, a bit more outgoing, a bit more competitive. Speaking of the Sialkot companies, more export-oriented. So when you go from province to province, let's say you go to Khyber Pakhtunkhwa. Look at the industries you find in Hattar. ये industrial zone है ना. Peshawar based, Mardan based industries, Nowshera based industries. Naturally, culture would have its own effect. लेकिन जो strategies हैं आपकी conflict को resolve करने की, उनमें कोई difference नहीं आएगा. देखिए ना, बैठना तो वहां पर भी होगा. क्या है better alternatives to negotiate? And we are talking the heat and the light of the arguments, not of the gun. The gun is not a solution.
maybe at the international level or at the national level or at the organizational level, even at the interpersonal or family level. तो वो strategies जो हमने learn की, remember, reflect कीजिए जरा उन पे, कौन सी थी? 5, ठीक है? कौन सी थी? Number 1, forcing. Number 2, avoiding. और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी थी? कोऑपरेटिव और असर्टिव के स्केल पर, अकोमोडेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग. एंड राइट समवेयर इन द मिडल, 5वीं स्ट्रेटजी, कंप्रोमाइजिंग. इनको सामने रखिए, मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करता हूं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Every day, every hour, no matter where you go, you would have some situations, sometime interpersonal, sometime interdepartmental, sometime intrapersonal, that where you have to use your BETNA. You have to negotiate. You have to use your networking skills. My dear students, you have to use your political skills. You have to use your पर्सनल पावर. अब देखिए ना, मुख्तलिफ मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं अब आपस में कोऑर्डिनेट हो रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं. पॉलिटिकल स्किल्स एंड द पर्सनल पावर एंड पोजिशनल पावर. ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल. हाउ कैन यू blend them together so you can have a BETNA in your favor. You can feel powerful. देखिए ना, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने का मकसद तो यही है कि यू कैन फील पावरफुल, नॉट पावरलेस. पावरलेस मैनेजर, पावरलेस मेल और फीमेल, इवन अ पावरलेस चाइल्ड would feel no weight. When we are talking of weight of character, weight of position, weight of knowledge, weight of authority, weight of what you say, weight of what you write, that you would like that people should listen to, people should attend to, people should follow what you say, depending upon what position you are in. तो फिर इस पर्सपेक्टिव में काइंडली ज़हन में रखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है. स्ट्रेटजीज आपके पास 5 हैं. कल्चर की वेरिएशन होगी. मैं भी आपसे ये अक्रॉस कल्चर्स की कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करता हूं, बल्कि खास तौर पर पाकिस्तानी वर्सेस चाइनीज और यूरोपियन वर्सेस पाकिस्तानी. इसलिए कि लास्ट टाइम हमने अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन के बारे में तो कहा था, जनरली दे वुड अडॉप्ट फोर्सिंग स्ट्रेटजी. सो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू. देखिए, डील तो आपको करना है, बैठना तो आपको यूज करना है, और फिर आपको यह भी देखना है कि इज दैट अदर पर्सन, अदर पार्टी यूजिंग ए पुश स्ट्रेटजी और अ पुल स्ट्रेटजी. उसकी भी हम बात करेंगे कि कैसे फिर आपने अपने आप को पावरफुल रखना है. इसलिए कि पावरलेस मैनेजर, पावरलेस एग्जीक्यूटिव, पावरलेस ऑफिसर, पावरलेस असिस्टेंट would be of no value. And sometimes, even in your own eye, you feel, if become powerless, you feel as if your life has lost significance. Your life has lost meaning to you. Think about it. You think as if you have no contributions to make. ये जिंदगी बिल्कुल खाली सी नजर आती है. तो काइंडली इस परसेप्शन को देखिए, ये परसेप्शन होती है, और ये परसेप्शन भी किसी अजम्पशन की बेस पर होती है. उस अजम्पशन के पीछे आपका एक थॉट प्रोसेस होता है. वो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आप सब कुछ पढ़ के आए हैं, उनको रिकॉल कीजिए, और फिर स्किल के तौर पर, एक टैक्टिक्स के तौर पर स्ट्रेटजी अडॉप्ट कीजिए, ताकि कैरियर में एडवांसमेंट हो सके, सेल क्लोज हो सके, कंसल्टिंग असाइनमेंट अवार्ड हो सके, जॉब में प्रमोशन मिल सके, बेटर बेनिफिट्स, बेटर रिवॉर्ड्स मिल सके. यू नेम इट. निगोशिएशन कहां नहीं होगी. और देखिए, जब निगोशिएशन हो रही है तो उसका मतलब ही यह है कि कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है.
Person A has different alternatives, different objectives. Person B has different goals and different objectives. And here we are negotiating with each other, and you have to keep in mind your betna. तो आइए फिर कुछ टाइम, we like to use this time for your skill application. जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया है उसको अप्लाई कीजिए, और ये असाइनमेंट, ये एप्लीकेशन, ये आप सबमिट करेंगे. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में मैं आपको 3 असाइनमेंट्स दे रहा हूं. कुछ शॉर्ट है, एक केस है, वो केस आप पढ़ेंगे और फिर देखिए कि उसके क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर होगा, कीपिंग इन व्यू द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव लर्न in the last 2 sessions on conflict management, conflict resolution, and using the negotiation strategies, right? So are you ready then for skill application and put it into practice, please? मैंने आपसे शेयर किया था ना कि we like to use these skills. Number 1, we learn it, why it's important. Number 2, then sometime we assess it. देखिए ना, हमने जब असेसमेंट की थी तो उससे हमें यह अंदाजा हुआ था कि आपकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी कौन सी है. और अब जब वो आपने सब लर्न कर लिया तो वी लाइक टू सी नाउ दैट हाउ यू अप्लाई दिस स्किल. असाइनमेंट नंबर 1, आर यू रेडी देन? आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द बुक. असाइनमेंट नंबर 1 ये है कि यू सिलेक्ट ए स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट, से इन द लास्ट मंथ और लास्ट 6 months और लास्ट क्वार्टर. सिलेक्ट ए स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट with which you are very familiar. आपके वो सामने, आपके साथ, आपके कुलीग के साथ, आपके ऑफिस में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है ना. स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट with which you are familiar, very familiar. Using the framework for identifying the sources of conflict, हमने पढ़े थे ना, sources of conflict. You analyze the situation carefully. Now naturally, this specific conflict would be specific with all of you separately. आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले रहे हैं, you will recall and you will state your own specific conflict. What type of conflict is this? Why did it occur? You're looking into reasons. Why did it occur? Why is it continuing? Resolve क्यों नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं वो इट्स नॉट वर्किंग. वेल, इफ इट्स नॉट वर्किंग देन यू हैव टू थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, बैठना. और मे बी यू आर नॉट ट्राइंग टू अप्रोच द कॉन्फ्लिक्ट इन द राइट परस्पेक्टिव. मे बी सिचुएशनल कंसिडरेशंस, हमने कहा था ना, इंफॉर्मेशन, प्लीज कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मे बी it's continuing because your information is not up to the mark. तो इस perspective में फिर आपको देखना ये है कि using the guidelines for selecting an appropriate conflict management strategy, identify the general approach that would be most appropriate for this situation. Consider both the personal preferences of the parties involved and the relevant situational factors. Is this the approach that the parties have been using? If not, attempt to introduce a different perspective into the relationship and explain why you feel it would be more appropriate. तो गोया ये 1-2 पैराग्राफ के अंदर आपने इस असाइनमेंट नंबर 1 को सबमिट करना है. Let's go to assignment number 2. You will identify, my dear student, identify a difficult situation. Maybe in the office, in the market, at home, wherever. Identify a difficult situation involving negotiations. जहां आप अपना बैठना यूज करते हैं, negotiation. This might involve a transaction at work. देखिए ना, आप HR से ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, सैलरी के बारे में, छुट्टी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, आपके अपने सिलेक्शन के बारे में. There are many things. Transactions at work, at home, or in the community, not for profit sector. तो मैं रिपीट करता हूं, identify a difficult situation involving negotiations.
This might involve transactions at work, at home, or in the community. Write down specific questions and responses to likely initiatives from the other party. Negotiation hai na? From the other party. In particular, anticipate how you might handle the possibility of the other parties using a negotiation strategy. इसलिए वो भी तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे होंगे ना, या कर रहा होगा, या कर रही होगी. इट डिपेंड्स. इसलिए कि इज इट मे बी सेल्स एनवायरमेंट, इज इट मे बी ए एडवर्टाइजिंग एंड डिजाइन एंड accounts related, or an HR related, or even at assembly line, or even in the bank when you go and negotiate with the bank manager. So you have to identify a difficult situation. ये आपकी assignment number 2 होगी जो आपको submit करनी है. You will take 1 week. Let me share now with you a case. Interesting case है, और इस केस को सुनिए, पढ़िए, रिपीट कीजिए, और फिर इसके एंड पे जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं. उसका आंसर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है. द केस इज, इट्स ए असाइनमेंट नंबर 3 which you will submit under conflict management. New ideas that changes how things are done does not occur every day. केस का मतलब है कहानी को सुनिए जरा. एक पर्टिकुलर स्टोरी है. New ideas which changes the products or services or designs are done in the department which does not occur every day. But that a new idea is how SDE technology, company का नाम है, SDE technology started its business. चूंकि टेक्नोलॉजी कंपनी है, so once the engineers preferred the design of their innovative electronic device, SDE was organized to begin its manufacture. तो गोया ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, मोस्ट लाइकली चिप डिजाइन कर रही है, आईसी डिजाइन कर रही है, ट्रांजिस्टर डिजाइन कर रही है, मेमोरी कुछ भी कर रही है, डिजाइन कर रही है, और वो इंजीनियर्स हैं जो उस काम को कर रहे हैं. हार्डवेयर इंजीनियर्स कह लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कह लीजिए. इंजीनियरिंग माइंडसेट. एज द स्मॉल कंप्यूटर कंपनी ग्रू, अब कंप्यूटर कंपनी है तो नेचुरली कंप्यूटर में आईसीज भी हैं, मेमोरीज भी हैं, ट्रांजिस्टर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें. एज द स्मॉल कंप्यूटर कंपनी ग्रू, द सीईओ रियलाइज्ड that SDE needed assistance in the day-to-day details involved in financing and managing the company. Managers की जरूरत पड़ने लगी है. कहां जरूरत नहीं है? So in the finance department and managing and coordinating the different activities of the company. अब वो marketing management भी हो सकती है, वो production management भी हो सकती है, वो brand management भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. Because management is when you use the polka functions and when you speak with the people, use resources, achieve the objectives of the organization. So, CEO decided that now we need some managers. So managers were hired. Any students, graduates with BBA and MBA and business and commerce background. They were hired. Conflict between the engineers and managers immediately became apparent. अब आप मुझसे पूछेंगे ये कैसे? Please go back and look into the discussion of the personality traits. See how different kind of mindsets are interacting with each other. In this company now, conflict between the engineers and managers immediately became apparent. The engineers maintained a superior elitist attitude. हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, हमारी वजह से ये कंपनी चल रही है. They had created the company without their know-how. इंजीनियर सोच रहे हैं, without their know-how the company would not exist. हमारे बगैर कैसे आईसी बनेगा, चिप बनेगी, मुमकिन नहीं है. The managers who knew nothing about the technology involved in the manufacture of the device.
they were telling the engineerings and the engineers how to do things. सेल कैसे होनी है, इनवॉइस कैसे जनरेट, क्वालिटी कैसे चेक होनी है. Well, SDE soon realized that a small company of 100 employees and 40 were engineers. 100 में से 40 engineers हैं. They could not handle the manufacture of the device by itself. And it's a very common. When something goes on like this, maybe a larger company would come in. Market hai, open hai, competitive market hai. A large computer company with its main office in Sweden, they bought SDE. It's a very common phenomenon. I see almost every week a company working in Silicon Valley, say in the United States, a company working in Bangalore, India, a company working in Singapore, Taiwan, Malaysia. They know what companies are working in Pakistan. They would come and they would like to acquire or purchase or buy the whole company. It's very common. Soon after the purchase, abhi product purchase nahi ho raha, company purchase ho rahi hai. Soon after the purchase, a management team from Sweden, from the head office, visited the SDE plant which was located in Lahore, Pakistan. Swedish management team, they requested a work area to use when they visited SDE. 2 areas were available. A large suite of offices in the front of the building and an office in the back of the building adjacent to the restrooms, to the bathrooms, to the toilets. Restroom, America में कहते हैं, toilets, bathrooms, Pakistan में ये nomenclature use होता है. Old desks were placed in the back office and the managers were assigned to the space adjacent to the bathrooms. अच्छा आप मुझे बताइए, office adjacent to the bathroom and office far away from the bathroom, कोई difference है दोनों में? Think about it. The visitors were not given permission to use the nicer office space in the front of the building for any of their visits. मैनेजमेंट टीम कहां से आ रही है? स्वीडन से. ये कंपनी कहां है? लाहौर में. लेकिन अब स्वीडिश टीम, स्वीडिश कंपनी ने इसको परचेज कर लिया, जिसमें 40 इंजीनियर्स हैं, 60 मैनेजर्स हैं. द रिजेंटमेंट दैट द इंजीनियर्स फेल्ट टुवर्ड्स द मैनेजमेंट टीम केम फ्रॉम स्वीडन. इसलिए कि देखिए ना, वो इंजीनियर्स जो हैं मैनेजर्स के साथ तो पहले ही नहीं बन रही थी, तो ये भी मैनेजमेंट टीम है ना. सो द रिजेंटमेंट, और रिजेंटमेंट जो है वो कन्फ्लिक्ट का पहला साइन होता है, पहला स्टेप होता है. मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता या मानती. द रिजेंटमेंट that the engineers felt towards the management team in general became more obvious in their interaction with the management team from Sweden. The visitors were always asking questions about how things were done in Lahore. If the question required technical knowledge of the devices, the engineers sometimes supplied unnecessary detailed answers that were designed to baffle and confuse the visitors from Sweden. इनको घुमाना फिराना, confuse करना. At other times, the engineers would not answer the visitor's question. The engineers at times would not answer the visitors' questions. Because of the constant questioning of the visitors, the engineers soon perceived that the visitors are intellectually inferior. The engineers who had started the company resented the outsiders from Sweden, telling them how to do things around here. Frequently, a Swedish representative would hear an engineer mumbling, "Here comes one of those idiots." Although the engineers' uncooperative attitude were obvious, the Swedish management team always retained a polite and aloof demeanor. No matter how demeaning and cruel the comments or behavior of the engineers, the visitors continued to maintain a polite attitude of acceptance. When the SDE engineer realized that the
visitors did not respond negatively, the engineers soon began to feel that they could get away with anything without any repercussions. This unacceptable behavior of the engineers continued and escalated. Every Friday, SDE had a dress down or casual day. ये भी टेक्नोलॉजी कंपनी में, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में कॉमन होता है. Every Friday, SDE had a dress down or casual day. The employees would usually wear jeans and t-shirts. A key engineer thought of an interesting way to welcome the management team from Sweden on their next quarterly visit. Why not plan a dress down day especially for the visitors? When the engineers met in the coffee room, they planned what they were going to wear the next Wednesday when the management team would come to visit. Wednesday arrived. Swedish management team walked into the plant and saw some of the engineers wearing extremely short, loose-legged shorts. The clothing worn by the engineers surprised all. Nobody imagined that the engineers would dress that way in office. What was the visitors' response? Well, their response was same as usual. Polite acceptance. CEO of SDE was observing all these events. Of course, a Pakistani CEO. CEO of SDE was observing all these events and realized something is needed to be done about the engineer management conflict. He talked to the Swedish team about the management styles in Pakistan. When talking to the team, CEO learned of the commitment of the European companies to retain employees. An employee in Europe is usually hired for life, they said. When difficulties occur, the employer does everything possible to work out the situation. A difficult employee would be reclassified or reassigned, but not fired or terminated. The management team from Sweden thought this European management style to SDE will suit. The visitors partially tolerated the employees' impolite attitude and made every effort to solve the situation with the hostile employees. CEO did not know whether he should take the responsibility of easing the tension between engineers and the management team or let the men from Sweden handle the situation by themselves. Obviously, the European philosophy of management was much different than to conform or to leave attitude normally practiced in Pakistan. Since Swedish company owned SDE, shouldn't the Swedish management team decide what to do? CEO was certain of one thing. The engineers had gone too far this time. Notice that behavior on Wednesday about the dress. Now, in this conflicting situation between the engineers and management team, especially the one from Sweden who has purchased the company, what are the questions to answer by you? Number one, what levels of conflict are apparent in this case? Number two, why did the conflict between the engineers and the visiting Swedish team of managers develop? Why? Number three, what conflict handling style are being used by the Swedish team of managers and by the engineers? What conflict handling style, strategy is being used or are being used by the Swedish team of managers and the Pakistani engineers? Number four, what role do cultural norms and practices play in this situation? European norms and European practices and Pakistani norms and Pakistani practices. Or पांचवा question, my dear students, is how should CEO attempt to resolve the conflict between the engineers and the visiting Swedish team of managers? Common in many companies.
sometime engineers and managers, sometime the accounts and finance people and quality people and HR people. But this is one situation in which you have seen कि यूरोपियन यूनियंस में, देखिए स्वीडन यूरोप में है और खास तौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये नॉर्वेजियन कंट्रीज कहलाती हैं. और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट स्टाइल का डिफरेंस है और एक इंजीनियरिंग माइंडसेट और मैनेजरियल माइंडसेट का डिफरेंस है. एंड somebody is thinking it's my way or no way. And here comes a Swedish management team, a Swedish management team, and see how they are resolving. और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, how does Chinese and the Chinese companies and the Chinese management, they resolve the conflicts and how they come to their better now. And speaking of the Chinese, let me share with you across the world, across cultures, what happens in different situations. And speaking across the cultures, what we see here, let me share the data with you. For example, negotiating attitude. Remember, speaking of 5 different strategies, win-win and win-lose, and lose-lose, वो strategies थी ना. For example, Japanese would always use 100% win-win strategy. Collaborating. वही थी ना? Collaborating. Integrating. Americans 71% win-win and still there is 30% chance. पूरी लिस्ट है. चाइना 82% win-win. और चाइना की एग्जाम्पल मैं अभी आपसे मजीद शेयर करता हूं. Spain, again, this is in Europe, but Spain, it is 37% win-win. तो आप देख लीजिए कि फिर जब win-win नहीं है तो वहां पर win-lose और lose-lose की स्ट्रेटजीज भी जनरली कल्चर का इफेक्ट है, सिचुएशनल डिफरेंस है. अब आ जाइए आप पर्सनल स्टाइल की तरफ, फॉर्मल और इनफॉर्मल. वहां तो वो वन डे वीक था ना कि यू कैन वेयर कैजुअल ड्रेस से ऑन वेंसडे और फ्राइडे. जैसे आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनियों में आप देख सकते हैं कि आपको अलाउ कर दिया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, इवन पाकिस्तानी कंपनीज में, कि आप फ्राइडे को पैंट शर्ट की बजाय या टाई की बजाय आप शलवार कमीज या वास्केट पहन के आ जाएं. फॉर्मल, इनफॉर्मल. वेल, नाइजीरिया 53% फॉर्मल, अमेरिका 17% formal. Notice the difference. That's how very common in US. 17% formal in terms of the personal style. अब communication style की तरफ आ जाइए. Should I be blunt and say direct, or should I say in between the lines, indirect? Speaking of the communication style, my dear students, Japan is 27% indirect. In other words, 73% direct. Nigeria, 0% indirect. 100% direct. Mexico, 0% indirect. Spain, 0% indirect. India, 11% indirect. 89% direct. और आखिरी डिफरेंस जो हमें नजर आ रहा है कल्चर का, हाउ डू वी निगोशिएट एंड कम टू एग्रीमेंट. एग्रीमेंट पे भी तो आना है ना. डू वी वांट ए स्पेसिफिक एग्रीमेंट और डू वी वांट टू कीप ए जनरल एग्रीमेंट. जापान 46% जनरल एंड सो इज चाइना. जर्मनी 45% general. Spain 16% general and 84% rather, 84% specific when speaking of the agreement. USA 22% general and 78% specific. UK
11% general, that means 89% it has to be specific. See the variation? So the world in which we are living, the globe where we are interacting, and business has become global. So please keep in mind how these things will vary from country to country, company to company, province to province, culture to culture. और देखिए जब आप कल्चर की बात कर रहे हैं तो सिंध का कल्चर और खास तौर पे इंटीरियर सिंध का, से यू टॉकिंग ऑफ सक्खर एंड खैरपुर एंड हैदराबाद, नवाबशाह, शिकारपुर के अंदर किस चीज के लिए मशहूर है? और कुछ नहीं तो पिकल्स ऑफ शिकारपुर का अचार पूरी दुनिया में मशहूर है. स्पीकिंग ऑफ सक्खर, think about it. Ajrak of Sakkar, probably one of the best. So you see, coming to Punjab, going to Balochistan, walking in Khyber Pakhtunkhwa, you will see cultural differences, communication style differences, negotiation differences, and same is at the global level. I want to share with you very close neighbor of Pakistan, very good neighbor of Pakistan. And I think हम उसको कहते हैं चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से ऊंची. तो कैसे उनसे डील करना है? You must know what is the style of your friend, what is the style, management style, communication style, negotiation style, formality or informality style. You have to observe. मैं आपसे शेयर करता हूं Chinese negotiation style. Say you go to China, you want to do a business. You want to go to a university for higher education, for university masters or PhD. Negotiation तो होगी ना हर जगह पर. आइए आपसे शेयर करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में, जहां आपको अपनी स्ट्रेटजी यूज करनी है और आपका चॉइस है वन ऑफ द 5. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन चाइना. A number of cultural elements underpin the Chinese negotiating style in especially business relationships. We review two of the more important ones here. Number 1, relationships. याद है हमने कहा था human capital and social capital. Relationship capital. आप में से जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, CRM को भी आप जानते हैं, और CRM से आगे बढ़कर now we are talking of relationship marketing. How strong is the relationship of the customer and the supplier? You call them strategic partners. What is the contribution of those partners in developing, in brand equity, in brand loyalty? यहां हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, से पाकिस्तान एंड चाइना. Number 1, let's look from the Chinese point of view, what is the importance of relationship? और उसको ये लोग क्या कहते हैं? चाइनीज में रिलेशनशिप के वर्ड को वो कहते हैं गुआनची. अभी मैं आपसे शेयर करता हूं. वैसे उसके स्पेलिंग तो हैं GUANXI, but I think it's pronounced गुआनची. Whereas Americans put a premium on networking, information, and institutions, in general, Americans put a premium on networking, information, and institutions. Chinese place a premium on individuals' social capital. See the difference? Individuals' social capital within their group of friends, relatives, and close associates. Though the role of guanchi or relationship, though the role of guanchi, and we also heard the importance of this guanchi when the ambassador to China, especially the commercial ambassador, he visited Pakistan and gave his presentation in different chambers of commerce in Islamabad, in Lahore, in Karachi, and he focused on developing a long-term relationship. That's how Chinese would like to do business.
Though the role of Guanxi is fading a bit, American and the Western values and the Western companies are coming in. Please notice in the last 5 to 10 years. And the role of internet, the role of Google, because Google is also there, is fading a bit, but it remains an important social force. More often than not, the person with the best Guanxi will always win. Here's an example of how Guanxi works. Upon learning that China Post Savings Bureau, a company का नाम है, upon learning that China Post Savings Bureau planned to modernize its computer network, Mr. C.T. Teng, कुछ Chinese नाम भी अब आपके सामने आने चाहिए ना, Mr. C.T. Teng, the general manager of Honeywell Greater China region, again Honeywell is also a company providing computer networks, American company. Mr. C.T. Teng, the general manager of Honeywell Greater China region, asked his Beijing sales director to approach the China Post executive responsible for this project. Because the sales director and the China Post executive were old university friends, एक sales director, एक दूसरी कंपनी का general manager, they were old university friends, they had Guanxi. अच्छा, पाकिस्तान में उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए ना, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे होते हैं, they have a very good relationship. Think of the importance of their social capital. पुलिस में, आर्मी में, इंजीनियर्स का ग्रुप, मार्केटिंग मैनेजर्स का ग्रुप, स्टूडेंट्स का ग्रुप, टीचर्स का ग्रुप, ये है ना जिसकी बेस पे आप रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं. एग्जैक्टली वही चीज. देवर ओल्ड यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स. फिर आप कहते हैं ना, ये जी रावियंस हैं, ये कनेट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, ये कराची ग्रामर स्कूल के, ये कराची यूनिवर्सिटी के लोग, सिंध. दिस इज ओल्ड यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स. दैट कनेक्शन enabled Mr. Teng to invite the China Post executive to a partners forum at Honeywell headquarters in Boston, USA. American company है ना, जिसका headquarter Boston में. He also invited the CEO of Taiwan's Institute of Information Industry to the event. Over the course of the meeting, Mr. Teng proposed a banking system using Honeywell hardware and Taiwan Institute software. हार्डवेयर कहां से आ रहा है? अमेरिकन कंपनी से. सॉफ्टवेयर कहां से आ रहा है? ताइवान की कंपनी. और नोट कीजिएगा, ताइवान और मेनलैंड चाइना का आपस में क्या रिलेशनशिप है, मैं आप पे छोड़ता हूं. बट बैंकिंग सिस्टम यूजिंग हनीवेल्स हार्डवेयर एंड ताइवान इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर टू चाइना पोस्ट सीईओ, एंड द डील वाज एक्सेप्टेड. क्यों? कि चाइना पोस्ट का एग्जेक्टिव और हनीवेल का चाइना में जो रिप्रेजेंटेटिव है, ओल्ड यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स. गुड गुआंची ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए स्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकिटी. ये भी गौर से सुनिएगा. हाउ डज इट वर्क इन चाइना? गुड गुआंची ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए स्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकिटी. दिस डज नॉट मीन an immediate American style reciprocity. This does not mean an American style immediate reciprocity. I make a concession for you and I expect one in return at the table same day. American style. In China, favors are almost always remembered and returned, though not right away. This long-term reciprocity is a cornerstone of enduring personal relationships. और पाकिस्तान और चाइना की नेशनल लेवल पर रिलेशनशिप्स के अंदर भी आप देखिएगा कि अगरचे हम बाज़-औक़ात नेशनल लेवल पर दाएं बाएं चल रहे होते हैं चाइना की अपनी मेन स्ट्रेटजी से, बट आई थिंक दे फोकस ऑन एंडोरिंग रिलेशनशिप्स. सेम इज केस इन द बिजनेस. इग्नोरिंग रेसिप्रोसिटी इन चाइना इज नॉट जस्ट अ बैड मैनर, इट्स इमोरल. नोट कीजिए, हमारे यहां तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है जी, अपना काम निकालो, डंग टपाओ. बट इन चाइना, इग्नोरिंग रेसिप्रोसिटी इन चाइना इज नॉट जस्ट बैड मैनर, इट्स इमोरल. अच्छा, फिर देखिए इस्लाम में भी क्या है. ये कहा जाता है कि ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा. किसी के साथ अगर आपने अच्छा काम किया है, अच्छी फेवर दी है,
उसको तकलीफ मत दो और फिर उसको एहसान भी मत जतलाओ, वरना तुम सब जाया कर रहे हो। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर पर हम यहां ये लर्न कर रहे हैं कि इवन चाइनीज फिलॉसफी में ignoring reciprocity in China is not just bad manner, but it's immoral. If someone is labeled as one who forgets favor and fails on righteousness and loyalty, my dear students, it poisons the well for all future business. ये तो एक एस्पेक्ट है चाइनीज सोसाइटी और चाइनीज बिजनेस का। आइए दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, इंटरमीडियरी, समवन who negotiate in between, आपके और उनके दरमियान इंटरमीडिएट का जो रोल प्ले कर रहा होता है, मीडिएटर। हैंडलिंग बिजनेस negotiations and agreements for Americans in China, it's problematic without an intermediary. In the United States, people would tend to trust others until or unless we are given a reason not to. या इसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि I believe you're not trustworthy unless you prove it otherwise. ये भी एक तरीका है। In China, suspicion and distrust characterizes meetings with strangers. जल्दी से open up नहीं होते। In business, trust cannot be earned because business relationships cannot even be formed without it. Instead, trust must be transmitted via guanxi. In China, the crucial first step in this phase of negotiation is finding a person and personal links to the organization or negotiation. A talented Chinese intermediary is useful even after the initial meeting takes place. Consider what happens during a typical Sino-Western negotiation session. Sino, Chinese. Rather than just saying no outright, Chinese business people are more likely to change the subject. नो नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। दे विल टर्न साइलेंट, खामोश हो जाएंगे। दे विल आस्क अनदर क्वेश्चन और रिस्पॉन्ड बाय यूजिंग एम्बिगुअस एंड वेग पॉजिटिव एक्सप्रेशन विथ सबटल नेगेटिव इंप्लीकेशन सच एज सीम्स नॉट रॉन्ग, सीम्स फेयरली ऑल राइट एंड अपीयर्स फेयरली पॉसिबल. Only a naive Chinese intermediary can read and explain the moods, facial expressions, and body language. Chinese negotiators exhibit during a formal negotiation session. A vice president of a New York-based software company went Beijing to negotiate a distribution contract with a Chinese research institute. Having attended meetings arranged by the intermediary, a former senior executive with the institute, the vice president was pleased with the progress during the first 2 days. But on the third day, my dear students, on the third day, the two sides became embroiled in a debate over intellectual property rights. Feelings, they were losing face. Chinese ended the meeting. That night, the vice president and the China country manager met independently with the intermediary. Intermediary है जो गुआंची को लेकर आएगा. The following day, the intermediary called the head of the institute and worked his magic. क्या हुआ? In the end, both parties, both sides agreed that the intellectual property rights were to be jointly owned and the contract was signed. और अगर intermediary ना होता तो शायद contract award ही ना होता इस New York based company को. So please notice, if you want to do business with China, keep in mind guanxi and feel the role of intermediary. And always remember BETNA and know how to deal and resolve the conflicts and manage those and manage to the best possible favor of yours and your company. Thank you and thank you very much, and we will see you in the next session. Khuda Hafiz.